एवरीवन, सुकृति हियर। तो स्टूडेंट्स, हमने एंजाइम्स से स्टार्ट किया था, हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी और लास्ट लेक्चर में हमने उसका मोड ऑफ एक्शन डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ दी एंजाइम्स। आज हम एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखो, एंजाइम की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊं कि किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज हम क्या बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है, वो कैसे डिफाइन करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। देखो, अगर हम किसी सब्सटेंस के विद रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर फैक्टर को कंसीडर करें, ठीक है, एक पर्टिकुलर फैक्टर को लें और फिर हम देखेंगे वो पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है वो उस फैक्टर के विद रिस्पेक्ट क्या बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, उसके रिलेटेड वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, तो उस बिहेवियर को हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या है? एक पर्टिकुलर फैक्टर के रिलेटेड अगर जब हम किसी सब्सटेंस की का बिहेवियर जो है देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंजाइम की प्रॉपर्टीज की बात करें हम तो देखो, एंजाइम्स में हम बड़े सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। जैसे अगर आप हमारी बॉडी में ही बात करो, बॉडी में जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रही हैं तो हमारी बॉडी में एक टेम्परेचर भी होता है, फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पीएच भी होता है हमारी बॉडी में, है ना। तो ये बड़े सारे फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं, फिर उनके विद रिस्पेक्ट हम इसका बिहेवियर देखते हैं कि एंजाइम्स जो है वो कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये जो कैलकुलेशंस करी हुई हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर्स, वेरियस फैक्टर्स कंसीडर करके जो कैलकुलेशंस की हैं ये साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकली परफॉर्म की हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमारे असम्पशंस नहीं है, ये प्रैक्टिकली साइंटिस्ट ने देखा हुआ है कि किस फैक्टर के रिलेटेड जो है एंजाइम है वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो अब हम उन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन और उनका एंजाइम का बिहेवियर देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले फैक्टर की बात करें हम टेम्परेचर की। देखो, टेम्परेचर की बात करें तो उसमें हमने देखा कि जब टेम्परेचर को हम एक पर्टिकुलर रेंज तक बढ़ाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर रेंज तक जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी। ठीक है, कि एंजाइम का जो इफेक्ट है रिएक्शन पे वो फास्ट होगा, एंजाइम रैपिडली जो है उसको रिएक्शन के रेट को एनहांस करेगा, लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर तक होता है। ठीक है, एक हमारे पास स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिस तक ये होता है, उसके बाद जो है रेट जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप इसको इस तरह से देखो, सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, ये हमारे पास एक्सिस है रिएक्शन की, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन रेट है और ये हमने कंसीडर करा टेम्परेचर। ठीक है, इस एक्सिस पे हमने टेम्परेचर कंसीडर करी। तो देखो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ये ग्राफ क्या करता है, ये राइज करता है। ठीक है, रिएक्शन का रेट जो है बढ़ता है और इस रेट के आगे जो है टेम्परेचर के आगे जो ये है रिएक्शन जो है ये फॉल होना स्टार्ट हो जाती है, मींस इसका जो रेट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, इस साइड ये रिएक्शन का रेट है, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन और यहाँ पे टेम्परेचर, ये हमारे पास टेम्परेचर की एक्सिस और ये रिएक्शन है। ये हमने रिएक्शन का रेट देखा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, आप देखो यहाँ से जो रिएक्शन रेट है ये राइज कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, रिएक्शन रेट, ये राइज कर रहा है, धीरे धीरे यहाँ से बढ़ रहा है रिएक्शन का रेट और फिर यहाँ पे आके ये मैक्सिमम रेट है यहाँ पे आके और इसके आगे ये डाउनफॉल इसका स्टार्ट हो गया कि यहाँ से आगे ये रिएक्शन का रेट जो है वो लोअर हो रहा है। और देखो, ये जो प्रैक्टिकली देखा गया है कि ये जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होती है इसके लिए, जहाँ पे रिएक्शन का ये टेम्परेचर जो है रिएक्शन का रेट जो मैक्सिमम होता है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पे आके रिएक्शन का रेट जो है वो मैक्सिमम होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन का। उसके बाद जो आगे है, सपोज अगर हम यहाँ से बात करें, अगर 10 के आगे बढ़ा दें, हम 12 कर दें सपोज, तो उसके आगे जो रिएक्शन का रेट है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। मींस कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके ही जो एंजाइम्स है वो परफॉर्म अपना जो क्या बोलते हैं इफेक्ट है वो दिखाते हैं। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस पे आके ही रिएक्शन का रेट जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, वो राइज करता जाता है, लेकिन उसके आगे इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, इसके आगे जो है ये रिएक्शन का रेट बढ़ता नहीं है। ये क्यों होता है, अब हम बात करें तो ऐसा होता क्यों है। देखो, ये जो हम बात करें एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स क्या है, ये प्रोटीन्स है। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको एंजाइम के फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स में कौन सी लिंकेज होती है, पेप्टाइड बॉन्ड्स। एंजाइम्स में लिंकेज होती है पेप्टाइड बॉन्ड्स की, पेप्टाइड बॉन्ड से ही जो प्रोटीन्स के मोनोमर्स है वो जुड़े हुए होते हैं। तो 10 डिग्री सेल्सियस तक ही, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही ये जो बॉन्ड्स हैं ये स्टेबल रह पाते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन रह पाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, जो देखी गई थी 10 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे हीट जनरेट होगी और उससे क्या होता है, जो बॉन्ड्स है वो वीक होना स्टार्ट होते हैं, वीक होना स्टार्ट होते हैं, फाइनली जो आके वो ब्रेक होते हैं।
ठीक है, ये यहाँ पे देखो इस तरह से टेम्परेचर राइज कर रही है, सॉरी जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यहाँ तक जो है रिएक्शन का रेट जो है मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होते होते राइज करते करते यहाँ पे आके मैक्सिमम हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स की ब्रेकेज होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से पेप्टाइड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और धीरे धीरे आके फाइनली जो है ये पूरा मॉलिक्यूल ही टूट जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल ही टूट जाएगा, तो इसके आगे कोई फर्दर इफेक्ट जो है वो शो नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने देखा टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट। फिर हम बॉडी के पीएच की बात करें तो ये मैं टेम्परेचर की विद रिस्पेक्ट देखा। फिर हम देखेंगे अगर हम एक पर्टिकुलर पीएच कंसीडर करें तो पीएच क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, जो भी चीज हमने लिया, कोई भी सब्सटेंस है या व्हाटएवर जो भी हमारे पास है, उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, तो उसको हम बोलते हैं पीएच। ठीक है, लाइकवाइज टेम्परेचर के हिसाब से ही पीएच का भी सेम इफेक्ट आता है। ठीक है, पर्टिकुलर पीएच तक ही जो एंजाइमिक रिएक्शन है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, वो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है राइज करती जाएगी, उसके बाद फिर से उसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। सेम वैसे ही कि पर्टिकुलर पीएच के बाद आके उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो एंजाइम के ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी डीनेचुरेशन हो जाती है। ठीक है, क्या होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ दी बॉन्ड्स, बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन होगी जिससे जो फाइनली जो मॉलिक्यूल है वो हमारा फाइनली ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब जो देखा गया था, प्रैक्टिकली देखा गया था कि मिनिमम जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं वो प्रोसीड करती हैं अप टू 4 to 6 pH तक। ठीक है, 4 to 6 pH तक की जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस है वो राइज करती हैं। अगर उसके बाद हम pH को बढ़ा दें तो उसके बाद जो रिएक्शंस हैं वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, उनका फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोटीन्स है उनकी डीनेचुरेशन हो जाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम वैसे ही देखें, अगर इस एक्सिस पे हम पीएच को कंसीडर करें, ठीक है, ये पीएच आ गया हमारे पास और ये आ गया रिएक्शन रेट। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया स्टार्ट में ये जो है अगर हम पीएच बढ़ाते जाएंगे तो पीएच बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ता जाएगा। एक पर्टिकुलर पीएच पे आकर ही जो है ये राइज करता है, उसके बाद इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने क्या बताया कि मैक्सिमम जो है ये किस रेंज तक चलता है, अगर इसके विद रिस्पेक्ट देखिए हम ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये पीएच के विद रिस्पेक्ट है 6। अगर हम यहाँ पे आगे आगे बढ़ा दें, सपोज 9 कर दें, तो ये क्या है इसकी डीनेचुरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो जैसे हमने पीएच बढ़ाया 6 तक बढ़ाया तो ये रिएक्शन का रेट जो है ये राइज कर रहा है। ठीक है, ये राइज कर रही है रिएक्शन, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, डीनेचुरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे और फाइनली उनकी डिस्टॉर्शन हो जाएगी, डीनेचुरेशन हो जाएगी और रिएक्शन का रेट जो है वो फिर से डाउनफॉल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा पीएच के विद रिस्पेक्ट। फिर हम हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन किसी भी सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट देखें। ठीक है, किसके विद रिस्पेक्ट में, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उस पर आके सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करता है। फिर हम सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट देखेंगे, जो सबस्ट्रेट हमारे पास आ रहा है उसके एक्टिव साइट के पास बाइंड करने के लिए उसकी कितनी कंसेंट्रेशन है, उसका कितना अमाउंट है, उसके विद रिस्पेक्ट देखें तो इसमें ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन राइज करते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो भी राइज करती जाएगी, लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक है। ठीक है, पर्टिकुलर लिमिट तक रिएक्शन रेट बढ़ता है और उसके बाद क्या होता है, हमने पीएच और टेम्परेचर में देखा था रिएक्शन का रेट जो है वो डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं डाउनफॉल नहीं होता है, सिर्फ सैचुरेशन हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सैचुरेशन हो जाती है। सैचुरेशन का मतलब कि फिर उसके एक लिमिट के बियॉन्ड हम चाहे जितनी भी सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बढ़ा दें, ठीक है, सबस्ट्रेट को चाहे जितना भी बढ़ा देंगे उस एंजाइमेटिक रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो वो रेट बढ़ेगा और ना ही वो डिक्रीज होगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब इसको इस तरह से देखो, ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है, ये हमारे पास रिएक्शन का रेट है। अब देखो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एक लिमिट तक जो है ये रिएक्शन का रेट जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये राइज कर रहा है। अब इस पॉइंट पे आके सपोज ये मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो जाएगा। फिर इस पॉइंट के बियॉन्ड हम जितना भी बढ़ाएंगे, ठीक है, सबस्ट्रेट चाहे जितना भी बढ़ाएंगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये जो स्टेज है ऐसी, ये क्या है, ये सैचुरेशन शो कर रही है। ठीक है, ये क्या है, सैचुरेशन स्टेट। सैचुरेशन स्टेट का मतलब कि ये सैचुरेट हो गई है यहाँ पे आके रिएक्शन, कि हम चाहे जितना भी इसमें सबस्ट्रेट अब ऐड करते जाए, सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे इस रिएक्शन के रेट पे यहाँ पे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना तो ये इंक्रीज होगी और ना ही ये डिक्रीज होगी। ठीक है, आप देखो टेम्परेचर में हमने देखा था
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ये राइज करती है, उसके बाद ये डाउनफॉल हो जाती है, ठीक है, रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो जाता है। और पीएच में भी हमने यही देखा था, एक पर्टिकुलर पीएच तक रिएक्शन राइज करती है, उसके बाद जो है ये रेट जो है डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट हम देखते हैं तो ये भी एक पर्टिकुलर लेवल तक राइज करती है और उसके बाद जो रिएक्शन है ये सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेट मींस कि अब हम जितना भी सबस्ट्रेट चाहे जितनी मर्जी वैल्यू बढ़ा दें, ये रिएक्शन ऐसे ही कंटिन्यू करेगी, ठीक है, ना बढ़ेगा इसका रेट और ना ही डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टीज देखी एंजाइम्स की कि 3 फैक्टर्स हमने कंसीडर करें, टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और हमने देखा एंजाइम का बिहेवियर कि वो कैसा बिहेव शो करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया एंजाइम की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इस लास्ट टॉपिक में आपके पास 2 सब यूनिट्स है, हमारे पास छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, एक एंजाइम इनहिबिशन एंड कोफैक्टर्स, ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशंस है ये। देखो मैंने आपको बताया कि जो एंजाइम है, सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ आके बाइंड करता है, ठीक है, एंजाइम के साथ जो है सबस्ट्रेट बाइंड करता है आके उसकी एक्टिव साइट पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस में एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट तो बाइंड करेगा ही, लेकिन उसके साथ कुछ और मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं बाइंड करने के लिए, और ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसकी कैटालिसिस को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, उसकी कैटालिसिस को मींस उसके जो रिएक्शन का रेट वो बढ़ाता है, उसकी एबिलिटी को वो कम कर देते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एक तरह से इनहिबिटर का काम करता है। इनहिबिटर क्या होता है, जो किसी भी पर्टिकुलर चीज को डिक्रीज करता है, उसके आप एक तरह से बोल सकते हो कि उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करता है ना। तो ये इनहिबिटर्स भी आते हैं बायोमोलिक्यूल्स को, बायोमोलिक्यूल से कोई भी मॉलिक्यूल जो उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करता है हम उसको इनहिबिटर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो इनहिबिटर्स हैं ये कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, फॉर एग्जांपल ड्रग्स भी हो सकते हैं, पॉइजन हो सकता है, क्योंकि देखो हम डाइट में कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं, तो हो सकता है उसके साथ कोई टॉक्सिक एलिमेंट भी हो, जरूरी नहीं है कि हर चीज बेनिफिशियल ही आए, कुछ टॉक्सिक कंपाउंड भी हो सकता है। तो वो टॉक्सिक कंपाउंड जो ब्रेक डाउन होने के लिए आएगा वो भी एंजाइम के साथ कंपीट करेगा उसकी एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट के साथ। और ये जो क्या बोलते हैं इनहिबिटर्स हैं, ये क्या करेंगे, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे, उसको एंजाइम को इफेक्टिवली रेट को बढ़ाने नहीं देंगे, रिएक्शन के रेट को, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं इनहिबिटर्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिशन। तो एंजाइम इनहिबिशन क्या है, ये प्रोसेस है कि जिससे कोई भी सब्सटेंस, ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस जो एंजाइम की कैटालिसिस को डिक्रीज करता है, ठीक है, तो वो पॉइजन भी हो सकता है, कोई ड्रग हो सकता है, कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, एंजाइम इनहिबिशन का। अब देखो ये जो एंजाइम इनहिबिशन है ये हमारे पास 2 तरह की होती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, देखो कॉम्पिटिटिव मींस कंपीट करते हैं वो, कंपीट क्या क्या करता है, देखो एंजाइम के साथ बाइंड करना होता है, किसने, सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना होता है। और मैंने बताया कि कभी कभी कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं हमारी बॉडी में, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी एंजाइम के साथ बाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, जो इनहिबिटर्स जिनको हमने बोला। तो क्या होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स जो है ये एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए, ठीक है, एंजाइम, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स कंपीट करेंगे एक दूसरे से ताकि वो एंजाइम के साथ बाइंड कर जाए, ठीक है, यह कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो इनहिबिटर है हमारा, ठीक है, जो क्या है, इनहिबिटर है, ये एंजाइम के किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ लग जाएगा, ठीक है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है एंजाइम के, ये कंपीट नहीं करता सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट भी आके बाइंड कर जाता है, लेकिन ये इनहिबिटर है ये अलग से जाके उसके फंक्शनल ग्रुप के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये था नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का, ये हमने देखा एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। अब एक छोटी सी आपके पास डेफिनेशन आपके सिलेबस में, कोफैक्टर, ठीक है, क्या बोला हमने इसको, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या है, देखो एंजाइम्स का मैंने आपको बताया, एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स प्रोटीन्स है, जितने भी एंजाइम्स है वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी जुड़ जाता है, एंजाइम के प्रोटीन पार्ट के साथ कभी कभी नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जो है वो जुड़ जाता है आके, तो उस जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। देखो ये एंजाइम है हमारे पास, ठीक है, ये एंजाइम है, ये क्या है, प्रोटीन है,
दिस इज द प्रोटीन। और क्या होता है कभी कभी इस प्रोटीन के साथ ही एंजाइम के साथ ही क्या है, दिस इज द एंजाइम, ये क्या है, एंजाइम है। इसके साथ कभी कभी क्या होता है कोई नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट भी जुड़ जाता है। सपोज ये क्या है, नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है, थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसा बना रही हूं मैं, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर क्या है, ये नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है जो एंजाइम के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो इस केस में हम इसको जो प्रोटीन है या एंजाइम है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। आपको जब मैंने बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन पढ़ाए थे तो आपको याद होगा वहां पे मैंने कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बताया था, जिसमें बताया था कि प्रोटीन के साथ कोई भी और अदर जो मॉलिक्यूल है वो आके अटैच हो जाता है। तो ये भी एक तरह से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स ही हैं कि प्रोटीन के साथ जो एंजाइम है ये क्या है, प्रोटीन्स है, इनके साथ नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट आके जुड़ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट को बोलेंगे कोफैक्टर। अब देखो ये जो एंजाइम है ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो बना है, इसमें क्या है, एक प्रोटीनिशियस पार्ट है और एक नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है। हमने देखा नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट को इस केस में हमने बोला कोफैक्टर। तो ये जो प्रोटीनिशियस पार्ट है इसको इस केस में हम बोल लेंगे एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम क्या है, इट इज द प्रोटीनिशियस पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, या आप इसको एंजाइम भी कंसीडर कर सकते हो कि एंजाइम का जो प्रोटीनिशियस पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। ठीक है, तो ये हमने देखा ब्रीफ में। अब देखो ये जो एसोसिएशन है इसकी प्रोटीनिशियस और नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट की, ये टाइटली भी हो सकती है और लूज भी हो सकती है। अगर ये एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग है मींस ये जो है प्रोटीनिशियस और नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट दैट इज एपो एंजाइम और कोफैक्टर अगर टाइटली एक दूसरे के साथ बाइंड है तो इसको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, ये कोफैक्टर की ही टाइप है। प्रोस्थेटिक ग्रुप आप एक तरह से बोल सकते हो कोफैक्टर की ही टाइप है। ठीक है, मैं आपको ब्रीफ में फिर से समझाती हूँ। एंजाइम जो है ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में इस प्रोटीनिशियस पार्ट के साथ नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट आके जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस केस में जो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। और ये जो प्रोटीनिशियस पार्ट अभी इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। ये क्या है, एपो एंजाइम। और फिर कि अगर ये एसोसिएशन टाइट है, ठीक है, जो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है ये टाइटली बाउंड है इसके साथ प्रोटीनिशियस पार्ट के साथ, मींस जो कोफैक्टर है ये टाइटली बाउंड है एपो एंजाइम के साथ, तो उस केस में हम इसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो ये था सारा एंजाइम्स के बारे में। तो इसी के साथ आज हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे विद द सेकंड यूनिट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।